नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कभी आपने सोचा, इस बात पर गौर किया कि वो लोग कौन हैं जो बार बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिता रहे हैं? वो लोग कौन हैं जिन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी को जिता दिया? और वो कौन लोग हैं जो आज गुजरात की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के साथ उतर आए? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब मोदी और अमित शाह के इस शहर में, अहमदाबाद में, ये जो भीड़ उतरी है आज केजरीवाल के साथ, इसको देखकर लगता है कुछ तो वजह है, कोई तो बात है जो दोबारा लोग केजरीवाल को सुनने लगे। और सुन ही नहीं रहे हैं साहब, वोट दे रहे हैं, जिता रहे हैं। अब वजह क्या हो सकती है? क्या आप कह सकते हैं कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, या महंगाई है, या बेरोजगारी है, या जुमलेबाजी है, या नॉन परफॉर्मेंस है, या फिर इसी कश्मकश में कोई विकल्प ढूंढने की कोशिश है? दोस्तों, हम यहाँ पे बीजेपी को हराने नहीं आए, हम यहाँ पे कांग्रेस को हराने नहीं आए, हम यहाँ पे देश को जिताने आए हैं, गुजरात को जिताने आए हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम देश को जिताने आए हैं। 25 साल आप लोगों ने इनको मौका दिया, एक मौका हमें भी दे के देखो। अब दोस्तों, जहां इस देश में जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस या और पार्टियां, ये पिछले कुछ सालों में लगातार हार रही हैं, सिमट रही हैं, तरक रही हैं, वहीं अगर आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे तो भले ही धीमे धीमे सही, लेकिन एक एक करके राज्य अपनी गिरफ्त में लेते जा रहे हैं। जैसे दिल्ली, बार बार दिल्ली को जीता और प्रचंड बहुमत के साथ जीता। पंजाब, स्लाइडिंग विक्ट्री, एक जबरदस्त जीत, पंजाब भी जीता, धीरे धीरे ही सही। और अगर हम जमीनी हकीकत देखें आम आदमी पार्टी की, तो ये बात सच है कि संसाधन सीमित हैं, संगठन सीमित है, और अरविंद केजरीवाल के पास आज कोई गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, कोई बजाज, कोई किर्लोस्कर नहीं है, कॉरपोरेट पावर नहीं है, फंड्स उतने नहीं हैं। इसीलिए वो ज़्यादातर ट्रायल एंड एरर मेथड पर भरोसा करते हैं। अब आप कहेंगे ट्रायल एंड एरर क्या है, ये थ्योरी क्या है? ये थ्योरी ये है कि वो टेस्ट करते हैं, पहले छोटे छोटे राज्य हैं और वहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, उम्मीदवार उतारते हैं, और अगर उनको थोड़ी सी भी सफलता मिलती है, जैसे दिल्ली में मिली, जैसे पंजाब में मिली, तो फिर वो पूरी ताकत के साथ, संगठन की पूरी ताकत के साथ, एक मिशन की तरह उस राज्य में पूरी तरह छा जाते हैं, और नतीजे आपके सामने हैं। अब ये जो फार्मूला है केजरीवाल साहब का, कि पहले वो इलेक्टोरेट को तौलते हैं, टेस्ट करते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है, और उसके बाद जो उनके सीमित संसाधन है वो झोंक देते हैं। जैसे कि गुजरात में पिछले साल जब गुजरात में लोकल इलेक्शंस हो रहे थे, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ कॉरपोरेशंस को चुना, जैसे गांधीनगर है, जैसे सूरत है। और सूरत में जिस तरह से उनको 27 सीटें मिली, तो लोग चौंक उठे, एक इनकलाब जैसा आ गया हो आम आदमी पार्टी का। और गांधीनगर में भी एक सीट मिली, और कुल मिलाकर जो उनको परसेंटेज मिला वोट शेयर का, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि एक बहुत बड़े पैमाने पर केजरीवाल ने कांग्रेस में सेंध लगा दी है। असर तो इसका मोदी जी पे भी हुआ, अमित शाह पे हुआ, जिन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट ही बदल दी। अब दोस्तों, अरविंद केजरीवाल बाकी जो नेता हैं उससे मैं कहूँगा अलग इसलिए हैं क्योंकि वो एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे। लिखा पढ़ी, डेटा एनालिसिस, ये सब वो करते हैं, मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, पूरा होमवर्क करते हैं।
अगर बिजली फ्री देनी है, पानी फ्री देनी है, तो वो इंजीनियर्स के साथ बैठेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, गुणा भाग करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे कि क्या ये चीज़ फिजिबल है, क्या इस बजट में से इतना लीटर पानी फ्री दिया जा सकता है या इतना यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है। डेटा पर रिलाई करते हैं। और वैसे भी इंजीनियर हैं तो जाहिर तौर पर, और इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, बही खाते जानते हैं, डेटा जानते हैं। मिसाल के तौर पे हम गुजरात पे वापस लौटते हैं कि गुजरात पर उन्होंने इतना फोकस क्यों किया पिछले 7-8 महीने में। उसकी वजह थी डेटा, आंकड़े। और अपनी स्क्रीन पर वो आंकड़ा आप देखिए, गुजरात लोकल इलेक्शन 2021 का, और आप देखेंगे कि वोट शेयर जो है बीजेपी को 53%, कांग्रेस 26%, आम आदमी पार्टी 13% से ज़्यादा। और आप यहाँ देखें कि जो स्विंग है, कांग्रेस 14% नीचे जा रही है, 14% का नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी को 13% का लाभ। तो उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस बैड परफॉर्मेंस दे रही है, कांग्रेस बिखरी हुई है, टूटी हुई है। जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका है वो निभा नहीं पा रही। और खासकर अहमद पटेल साहब के जाने के बाद जो बिखराव दिखा गुजरात में, और कांग्रेस की अपनी इधर लड़ाई दिल्ली में 24 अकबर रोड में, ये जो भीतरघात G23 जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, और उधर अहमद पटेल का ना होना, केजरीवाल साहब को लगा कि यहाँ पर हम किसी ना किसी तरह सेंधमारी कर सकते हैं। अब आप दूसरा आंकड़ा देखिए, गुजरात लोकल इलेक्शन का एक और आंकड़ा मैं दिखा रहा हूँ। 524 सीटें भले ही बीजेपी ने जीती हूँ, लेकिन कांग्रेस जो है 135 सीटों का नुकसान, 57 सीट्स मिली, 135 सीट का नुकसान, और आम आदमी पार्टी को 28 सीटों का फायदा। और अगर हम सूरत का मॉडल ले लें, आप सूरत देखिए, सूरत में तो सूरत ही बदल दी कांग्रेस की अरविंद केजरीवाल ने। आंकड़ा देखिए आप, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, और इसमें बीजेपी का वोट शेयर 48% है, सीटें 93 हैं, कांग्रेस 0, बिग 0, वोट मिले 18%, और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल सूरत में बन गया, 27 सीटें जीती, 28.47% वोट। अब कांग्रेस की जो 36 सीटें थी चली गई उसके हाथ से, और ये सीटें ज़्यादातर आम आदमी पार्टी को आई। तो एक ऐसा पैटर्न इमर्ज होते हुए दिखा अरविंद केजरीवाल को। उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये मौका है जब गुजरात में उनको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में, मोदी और शाह के गुजरात में कोई जादू की छड़ी मिल गई, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, वो जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, जो रिस्पॉन्स है, खासकर पाटीदारों का जो रिस्पॉन्स है, पटेल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स है, जो व्यापारी वर्ग है जो जीएसटी से परेशान था, और भी जो वहाँ का यूथ है, बार बार वहाँ पर्चे लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी वहाँ बढ़ रही है, वहाँ पर उन्होंने उस खुशबू को, उस महक को, वो उनको मिल चुकी है, जो कामयाबी की महक, उनको लग गया है उस रिस्पॉन्स से कि यहाँ पर वो कुछ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब ये जो वोट परसेंट है ये तो बहुत मामूली है गुजरात में, इसके आधार पर क्या वो छलांग लगा सकते हैं इस साल के आखिर में? मैं एक आंकड़ा आपको दिखाना चाह रहा हूँ पंजाब का। पंजाब में 2017 में मैंने वो इलेक्शन कवर किया, वहाँ मैं 15-20 दिन रहा पंजाब में। वहाँ पर सिर्फ उनको 23% वोट मिले थे, और उस वक्त कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 38% था, अकाली दल का जो था 33% था, सिर्फ 23%। लेकिन वहाँ भी उन्होंने स्मेल कर लिया था अरविंद केजरीवाल ने कि कहीं ना कहीं एक विक्ट्री, एक बिग विक्ट्री, एक बड़ी फतेह, जीत उन्हें मिल सकती है आगे चलकर। और फिर उन्होंने बिल्टअप करना शुरू किया। और आप देखें अगला आंकड़ा 2022 के पंजाब असेंबली का, इस बार की सीधे छलांग उन्होंने 23% वोट शेयर से 42% पर है, 42%, और सीट्स मिली 92। और अकाली दल और कांग्रेस दोनों में ही उन्होंने सेंध लगा दी। और कमोबेश ऐसी ही स्थिति गुजरात में है इस वक्त। भले ही कांग्रेस एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन है गुजरात में, एक ठीक ठाक संख्या है विपक्ष के तौर पे, लेकिन जो बिखराव है, जिसकी वजह से राहुल गांधी को ज़रूरत पड़ गई प्रशांत किशोर की,
राहुल गांधी को ज़रूरत पड़ गई वहाँ के जो बड़े पाटीदार धार्मिक सामाजिक नेता हैं नरेश पटेल, उनसे बातचीत करने की। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसके केंद्र में अरविंद केजरीवाल है, जो कांग्रेस को तो नुकसान कर ही रहे हैं, वो मोदी और शाह की नींद भी उड़ा सकते हैं आने वाले दिनों में। ना सही इस बार, लेकिन अगली बार। दोस्तों, मोदी और अमित शाह के इस दौर में आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी होगी, महसूस करनी होगी कि केजरीवाल वो शख्स है जो खंबे पे चढ़ जाता है, प्लास लेके बिजली का कनेक्शन काट देता है, जो किसी बस्ती में जाके धरने पे बैठ जाता है, भूख हड़ताल पे बैठ जाता है, जो खुद ही कह देता है कि मुझे जेल भेज दो और जमानत काट के जेल भी चला जाता है। ऐसा शख्स जो बेखौफ है, चैलेंज मुकेश अंबानी को दे देता है, अडानी को दे देता है। मोदी और अमित शाह से ये शख्स डरता नहीं है। दूसरी चीज़, ये वो नेता है या वो लीडर है जो कहीं ना कहीं कट्टर ईमानदारी की बात कर रहा है। अगर मोदी जी ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो इनका नारा है कट्टर ईमानदार। आप सुन सकते हैं उनको, बार बार वो कट्टर शब्द लगाते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार। अगर मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं तो एक कट्टर देशभक्ति की बात करते हैं। अगर मोदी जी अपने जुमले में कहीं भगत सिंह का जिक्र करते हैं तो ये भगत सिंह को की तस्वीर अपने चुनाव में सबसे आगे लगा देते हैं, पीली पगड़ी पहन लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि देशभक्ति हो, वंदे मातरम के नारे हों, भारत माता की जय हो, तिरंगा लेके चलना हो, जैसे इस बार जो यात्रा आज उन्होंने निकाली उसकी तिरंगा यात्रा नाम, वो कहीं ना कहीं देशभक्ति के मामले में मोदी से 2 कदम आगे देखते हैं। लेकिन इस देशभक्ति में एक प्लस पॉइंट है जहाँ पर वो मोदी से स्कोर करते हैं। उनकी इस देशभक्ति में, केजरीवाल की इस देशभक्ति में जो प्लस पॉइंट है सबसे बड़ा, अल्पसंख्यक भी साथ हैं। और इन अल्पसंख्यकों का साथ ये जो सेकुलर पॉलिटिक्स भी है, नेशनलिज्म भी है, पैट्रियटिज्म भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और कोई अलग थलग करने की समाज को बात नहीं है, बांटने की बात नहीं, अल्पसंख्यक साथ में। ये कुछ वैसा ही सपना है जैसा कि हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने देखा, जिसमें अंबेडकर जी थे, उसमें सरदार पटेल थे, जिसमें नेहरू थे, गांधी थे। अब मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि जहाँ वो वंदे मातरम करते हैं, भगत सिंह को साथ को लेके चलते हैं, तो अल्पसंख्यक भी केजरीवाल को मानता है। गुजरात में तो अभी काफ़ी वक्त है, काफ़ी समय है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे वहाँ एक चुनाव का माहौल बन रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल ने जैसे शंखनाद कर दिया हो, उसके बाद राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, साथ में प्रशांत किशोर उनके हो सकते हैं, वो भी एक आप कह सकते हैं कि नई धारा लाना चाहते हैं, नई धारा के नेता लाना चाहते हैं। मोदी जी उससे पहले ही जा चुके हैं वहाँ पर अहमदाबाद में और अपना रोड शो कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल में जो चुनाव हो रहा है, उस हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है हिमाचल प्रदेश में, उनके कई नेता दर्जन भर थोक के भाव वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। और जिस तरह से सत्येंद्र जैन जो केजरीवाल के सहयोगी हैं, उन्होंने वहाँ रैली करी है शिमला में, वो जो रिस्पांस है वो भी कम नहीं है। तो हिमाचल एक आप कह सकते हैं जहाँ पर उनका फोकस है इस साल। इसके अलावा हरियाणा में एक खलबली मची हुई है, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब से सटा हरियाणा, वहाँ भी आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल मूलतः हरियाणा के ही हैं, वहाँ भी उनका काडर है। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई राजस्थान में हो सकती है, जहाँ पर सचिन पायलट थोड़ा थोड़ा परेशान दिखते हैं अशोक गहलोत से। बीजेपी आना नहीं चाहते, उसके अपने अलग कारण हैं, पारिवारिक कारण हैं। और वहाँ पर कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है कि अगर सचिन पायलट राजस्थान में झाड़ू पकड़ना चाहें तो अरविंद केजरीवाल शायद पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू से, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ कि आगे क्या क्या हो सकता है। और उसमें मैंने कहा ना कि एक उम्मीद की किरण दिखती है कि अगर केजरीवाल गुजरात में थोड़ा अच्छा करते हैं, हिमाचल में कुछ करिश्मा हो जाता है, फिर आगे चल के जो अगले साल चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में अगर वो अच्छा करते हैं, तो 2024 का जो चुनाव है वो दिलचस्प होने जा रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि आदमी
ईमानदारी नहीं, कट्टर ईमानदारी की बात करता है, ये आदमी कट्टर देशभक्ति की बात करता है। ये वही नारे कहीं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में लगाता है जो नारे अमित शाह और मोदी लगाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो लोग मोदी के पीछे नहीं है वो लोग भी इनके साथ हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट आप कह सकते हैं, बेस है उनके पास। तो बहरहाल आज इतना ही, समय कह रहा है इजाज़त मांगने के लिए। मैं गुजरात पर और फोकस करूंगा और साथ ही साथ हिमाचल पे भी फोकस करूंगा, और देश की जो राजनीति है उस पर तो वीडियो बनाता ही रहूँगा। कैसा आपको लगा ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज बस इतना ही, नमस्कार।